हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है रोजी रोटी कार्यक्रम के अंदर। और बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसको हम आज उठाने जा रहे हैं, पूरी दुनिया में उसके चर्चे हैं, वो है एनर्जी क्राइसिस। जी हाँ, एनर्जी क्राइसिस दोस्तों। और इस पर बात करने के लिए मुझे लगता है हमारे नयन भाई पारिक से बेहतर कोई इंसान हो ही नहीं सकता। सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट, सबसे बड़े जानकार, और क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट की एक सूक्ष्म और गहन जानकारी के साथ। नयन जी, स्वागत है। थैंक यू सो मच दिनेश भाई। कैसे हैं आप? बस बिल्कुल, ऑलवेज अ प्लेजर। और हमेशा। अब तो आपने जैसे कहा, आज थोड़ा सा मैं ऑफिस में आया तो पहले ही मैंने कहा भाई एसी थोड़ा कम करो, लाइट वाइट जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ बंद कर दो। तो क्या है, वो एक कॉन्शियसनेस जो आ जाती है कि भाई अभी कभी भी क्राइसिस आ सकती है। और जी। जबकि पावर स्टेशन के पास 2 घंटे का, 48 आवर्स का, 24 घंटे का कोयला है। तो मैंने कहा हम लोग भी एटलीस्ट थोड़ा सा जितना रिस्पॉन्सिबली बिहेव करके पावर बचा ले। बिल्कुल मैंने कहा सही इतना कहा। बचाने लगो। दोस्तों, आज जिस विषय पर बात करना हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो आप समझ ही गए हैं कि ये एनर्जी क्राइसिस मतलब इसमें तो एक पूरी एनर्जी एक बास्केट है। इसमें कोयला भी है, इसमें नेचुरल गैस भी है, इसमें क्रूड ऑयल भी है, यानी कि पेट्रोल डीजल जो आप आमतौर पर यूज करते हैं। अब दरअसल इन्हीं सब प्रोडक्ट्स की कीमतों में लगी हुई है आग। अब इसके बहुत सारे कारण हैं। कोविड के कुछ महीने, कुछ साल, डेढ़ साल गुजरे तो वहाँ पे एक्टिविटीज़ स्लो डाउन में चली गई थी, ज़रूरतें कम हो गई थी। अब उसमें सिर्फ यही एनर्जी की ज़रूरतें नहीं थी, बल्कि बाकी ज़रूरतें भी कम हुई थी। और जैसे ही इकोनॉमीज़ ने वर्ल्ड ओवर रिकवर करना शुरू किया, तो वहाँ पर इनकी ज़रूरतें बढ़नी शुरू हुई। और वहीं पर ही सारी डेफिशिएंसी निकल कर सामने आती हैं। और इसमें क्रूड ऑयल के अलावा नए ज़माने के क्रूड ऑयल यानी कि सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी भी शामिल है। तो इसे मत भूलिएगा कि वो भी हमारे सिर पर तबला बजाने के लिए तैयार है। ब रादर बजा रही है। और सुनने में आया है कि इस 1 साल के अंदर जो कारों की प्रोडक्शन कम होगी दुनिया में, उसका नंबर सिर्फ 40 लाख है, सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी के कारण। 40 लाख कारें कम बनेंगी इस साल दुनिया के अंदर। खैर, आते हैं मुख्य विषय के ऊपर, एनर्जी क्राइसिस। 135 के करीब भारत के अंदर हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं। भारत में 70% सप्लाई थर्मल पावर प्लांट से होती है, जो कि मुख्यतः देखा जाए तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी के द्वारा संचालित है। थोड़े बहुत राज्यों के भी हैं, लेकिन उसको फिलहाल हम अलग कर देते हैं क्योंकि मेजर प्रोड्यूसर जो है एनटीपीसी ही है। इसको कहते हैं जनरेशन कंपनीज। मैं टर्मिनोलॉजी बता दूं थोड़ी सी पहले दर्शकों। और जो सप्लाई करता है कोयला वो है कोल इंडिया लिमिटेड, तो वो हमारे सीआईएल है। इसके बाद जो बिजली पैदा करते हैं यानी कि एनटीपीसी जैसे, जिनको जेनकोस कहा जाता है यानी कि जनरेशन कंपनीज, वो बिजली दे देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, जैसे टाटाज हैं और बहुत सारी और कंपनियां हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में भारत के अंदर प्राइवेट सेक्टर के पास डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं कहीं सरकार के पास भी है। तो वहां पर बिजली जब उसके थ्रू जाती है तो वो आगे बेचते हैं राज्यों को, और राज्य फिर आगे अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा घरों के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर बिजली को पहुंचाते हैं। तो वो पैसे कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आगे से जेनको यानी कि एनटीपीसी को पैसे देते हैं। एनटीपीसी फिर उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड को पैसे देते हैं। तो ये दुष्चक्र है, यानी कि ये एक ऐसी सप्लाई चेन है जिसमें एक कड़ी भी कमजोर हो जाए तो पूरी की पूरी चेन टूट जाती है। दरअसल हकीकत यह है कि आज की डेट में हम सारे कंट्री एक दूसरे से ऐसे बंधे हुए हैं कि अगर उसमें से एक कड़ी टूटती है तो पूरी दुनिया हिलनी शुरू हो जाती है। ये सिर्फ हमारी इंडिया की बात नहीं, पूरी दुनिया की बात है। यानी कि अगर इंडोनेशिया में कोयला कम निकलता है तो उसकी धड़कनें हिंदुस्तान में और चाइना में सुनाई देती हैं। ऑस्ट्रेलिया की कोयले की खदानों में अगर कोयला कम निकलता है तो हमारे प्लांट्स बंद होने शुरू हो जाते हैं। ज्यादा बारिश हो जाए, खदानों में पानी भर जाए, तो हमारे प्लांट्स बंद हो जाते हैं। इसके अलावा ये एनर्जी बास्केट के तीनों यानी कि गैस, कोयला और क्रूड, इनमें से जब एक बढ़ता है दुनिया में तो बाकी दोनों भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। बाकी दोनों कम नहीं होते। कोयले के भाव बढ़े करीब करीब 3 गुना, 300% पूरी दुनिया में अप्रोक्सीमेटली। नेचुरल गैस, उसमें आप उसका वर्गीकरण जो भी आप करना चाहो, एलएनजी, ये वो जो आप कहना चाहो, मैं उसको गैस के रूप में लूंगा। उसके भाव भी 3-3 गुना बढ़ गए हैं, 4 गुना बढ़ गए हैं पिछले कुछ महीनों में ही। और इसके साथ क्रूड ऑयल को तो वैसे ही आग लगी है। उसके पेमेंट आप रोज पेट्रोल डीजल के रूप में करते तो आपको पता है, पीएनजी हो, सीएनजी हो, एयर टरबाइन फ्यूल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो,
या इसके अलावा जिस किस्म की भी आपका दैनिक उपयोग की चीजें हैं, उन सब के अंदर एक फ्लेयर अप है। फ्रांस के अंदर तो लोग सड़कों पर हैं कीमतों के अगेंस्ट की। एक चीज रह गई इसके अंदर, जो आपके घरों में बिजली आती है, वो भी बहुत महंगी हो गई है। और अब फ्रांस में और कई देशों के अंदर बवाल मचा हुआ है कि ये रेट कम करो। और पहली बार कई दशकों के बाद, डेकेड्स के बाद, यूरोपियन यूनियन ये सोच रही है कि एनर्जी और बिजली के ऊपर लोगों को सब्सिडी दी जाए। अब ये सब्सिडी वर्ड यूरोप में आता नहीं था, क्योंकि जब चीजें हद से बाहर हो जाती हैं तो ये चीजें आ जाती हैं। इसी एनर्जी क्राइसिस को और गहराई से समझने के लिए नयन भाई, हमारे दर्शक आपसे भी कुछ सीखना चाहते हैं कि आप बताइए, ये कहां से स्टार्ट होता है? एनर्जी क्राइसिस है क्या? ये कैसे हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया और हमारी जिंदगी को एक तरह से कहा जाए तो इतना परेशान कर रहा है कि मैं बता नहीं सकता। थैंक यू सो मच दिनेश भाई। इनफैक्ट आपने तो पहले शुरू में ही इतना एक सब समझा दिया सिचुएशन को, और जो जो पूरी एनर्जी का फ्लो और चेन और क्या क्या उसमें प्लेयर्स है वो समझा दिया। तो मेरे ख्याल से दर्शकों को एक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। अब कुछ एक थोड़ा सा और मैं यदि इसमें ऐड करना चाहूँ तो ये है कि देखिए, हमारे यहाँ इंडिया की क्राइसिस की यदि हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल से क्राइसिस का जो एक गहन कारण है, एक जो मेन मुद्दा है, मैं समझ रहा हूँ जो कि सबसे ज़्यादा जवाबदार है इस क्राइसिस के लिए, वो ये है कि कोल इंडिया को हमने एक मोनोपोली बनाया हुआ है। और कोल इंडिया लिमिटेड हमारे यहाँ कोयले को सबसे ज़्यादा निकालने का काम करता है। जी। और कोल इंडिया लिमिटेड एक कोई भी नेशनलाइज्ड कंपनी जो होती है सरकारी की, उसमें जो एफिशिएंसीज इनएफिशिएंसीज कंसिडरेशन जो रहते हैं वो सब उसमें है। और मैं कोल इंडिया लिमिटेड के 3 साल के आंकड़े देख रहा था प्रोडक्शन के, तो 18-19, 19-20 और 20-21 का प्रोडक्शन बिल्कुल बढ़ा नहीं है, इनफैक्ट थोड़ा थोड़ा सा कम हुआ है। तो अब देखिए, आपकी जीडीपी तो ग्रो हो रही है, और आपने एक सही कहा था दिनेश जी कि कोविड के कारण जो हमारा एक इकोनॉमिक स्लोडाउन आया, उसके कारण जी। हमारी कोयले की इनएफिशिएंसी ढक गई, मास्क हो गई। जी। और हमने जी। सोचा कि हम बराबर कर रहे हैं, और हमने कोल का प्रोडक्शन यदि इकोनॉमी के ग्रोथ के साथ मिलाया नहीं तो यही होगा, और क्या होगा। और इसमें मैं एक एक ऐड कर दूं एक चीज दर्शकों के लिए कि जी पिछले 10 साल का कोल इंडिया लिमिटेड का जो ग्रोथ का एवरेज है, वो 3.96% है। लेस और देन जीडीपी ग्रोथ क्या 4% पर होगा, ईयर का है। देखिए तो कमी तो होगी ना अपने आप ना, फिर सर। तो हमेशा गैप रहेगा। अब जी। जब तक गैप आपको आके सामने आके खड़ा ना हो जाए एक राक्षस की तरह, तब तक आप उस पे यदि तवज्जो न दें, आप उस पर ध्यान न दें, और समझ रहे हैं कि जैसे आपने कहा 10 साल से और पिछले 3 साल से तो जीरो ग्रोथ, ऊपर से आप थोड़ा सा कम कर रहे हैं। तो यस। यदि आपकी इकोनॉमी 1 साल तो ठीक है, कोविड के टाइम पे कम थी तो आपको इतना अखरा नहीं। और ये मैं समझ रहा हूँ कि पिछले 10 साल से भी क्यों इतना नहीं अखरा है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि कोल का हमारे लोगों का रिजर्व्स पूरे विश्व के 10% के रिजर्व के बराबर है। तो हम जी। कोल में एक एबंडेंस के रूप में है, हम कोल के प्रोडक्शन और कंजम्पशन में नंबर 2 है। और हम इतना कोल रिजर्व्स होने के बावजूद 25% कोयला इंपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं से। क्यों क्यों हम खुद का कोयला नहीं बना पा रहे? अब यदि आप स्ट्रेटेजिकली कोई नहीं अपना कोयला निकालना चाहते और बाहर का यूज करते हो तो बराबर है। बट अदरवाइज आप यदि कोयला बाहर से इंपोर्ट करते हो तो मैं कह रहा हूँ कि कोल इंडिया लिमिटेड की इनएफिशिएंसी ढक जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आपका कोयले का प्रोडक्शन कम हुआ और डिमांड ज्यादा हुई तो आप बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे, और इंपोर्ट जी। भी एक दाम पे हो रहा था। पर सब फैक्टर्स कैसे आपके साथ में हो गए इकट्ठा आपके सामने, वो क्या हुआ, जैसे आपने बारिश का कहा कि बारिश हमारा जो है वो अगस्त एंड पे टेपर ऑफ हो जाती थी। इस बारी अभी कल भी बारिश हुई थी अहमदाबाद में, तो अभी बारिश से आपने जैसे कहा खदानों में पानी भर जाता है, कोल का प्रोडक्शन असर होता है। तो आपका एक तो बारिश हुई, एक तो दूसरा इकोनॉमी जो आप समझते थे उसके बावजूद अच्छा ग्रो होगी, सॉरी। तीसरा आप कोल इंडिया का प्रोडक्शन इतना रहा, और आपने जैसे कहा वर्ल्ड ओवर इसके दाम बहुत बढ़ गए, तो आपके यहाँ प्रोडक्शन नहीं हुआ तो आप तो बाहर से ले लेते, इंडोनेशिया से जी। मंगा लेते। पर बाहर का जैसे आपने कहा $50 पर टन का कोयले का भाव जो है अब 200 टन पहुंच गया, तो 4 गुना 200 भाव हो डॉलर गया। हो गया है।
अब हम लोग यदि इस डॉलर पे और इस दाम पे यदि इंपोर्ट करते हैं तो आगे ये पास ऑन नहीं कर पाते हैं पूरा, तो जी इसीलिए इतने दाम पे इंपोर्ट करने की छाती नहीं है हमारी। क्यों, कैसे करें? इतने दाम पे लेके हम लोग क्या बनाएंगे, क्या बेचेंगे, क्या लोग उसको यूज करेंगे और कैसे हमको पैसा दे पाएंगे? और जैसे कहा आपने, कहा पूरी श्रृंखला में, जैसे इंग्लिश में कहते हैं द चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। तो यस आपने वो बहुत यस बखूबी शुरू में समझाया कि हमारी जो भी वीकेस्ट लिंक है उसके बराबर की स्ट्रेंथ पूरी चेन में है। तो इसीलिए आप कोई एक पार्ट उसका स्ट्रेंथन कर लेते हैं तो उससे जी कोई फायदा नहीं जब तक वो वीकेस्ट लिंक को आप स्ट्रॉन्ग नहीं करते। मेरे हिसाब से हमारा वीकेस्ट लिंक कोयले का प्रोडक्शन है, और वो हमने क्योंकि इतना ध्यान नहीं दिया, अब शुरू किया है कि हम प्राइवेट कंपनीज को भी अलाउ करने की शुरुआत की है। उसका रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा, पर वो जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक, क्योंकि हम लोग सिर्फ कोल इंडिया पे निर्भर हैं और बाहर भी दाम थोड़े अट्रैक्टिव थे इम्पोर्ट के, तो हमारा चल गया काम। पर जैसे ही कोई तकलीफ आई और चाइना में भी डिमांड बढ़ गई, चाइना ने कहा कि हम लोग कहीं से भी इंपोर्ट कर लेंगे, हमको ज़रूरत है अभी कोयले की, तो चाइना ने और दाम को बढ़ाया। ग्लोबल एनर्जी में सप्लाई और डिमांड साइड पे दोनों के प्रेशर मिला के प्राइसेस आर काइंड ऑफ जैसे आपने कहा वो ऑलमोस्ट बर्न कर रहे हैं, दे आर बर्निंग द मार्केट। तो इतना ज़्यादा आपका डिमांड बढ़ गई, सप्लाई लिमिटेड रहा, चाइना का भी डिमांड बढ़ा, ये सब इंटरनेशनल फैक्टर के कारण आपके यहाँ बनता नहीं है डिमांड के हिसाब से, आप बाहर से इंपोर्ट करते थे, वहां दाम 4 गुना हो गया, तो अब कहाँ जाएंगे आप? तो सिचुएशन ये हुई आज कि हमारे यहाँ जो 50 मेन पावर प्रोड्यूसिंग प्लांट है जो कि हमारे देश का 50% एनर्जी सप्लाई करते हैं हम सबको, उस सब में आज कोयला जो कि 14 दिन का सप्लाई होना चाहिए, उनके पास स्टॉक होना चाहिए, उसमें जीरो से लेके बड़ी मुश्किल से 48-72 आवर्स तक का सप्लाई है। तो ये समझ लीजिए, हमारे जो रोजी रोटी देखने वाले दर्शक मित्र है वो समझ लिए कि आपके यहाँ आज पावर आ गई तो कृपा इसकी, क्योंकि वरना आपको जो पावर सप्लाई करने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके पास कोयला कहीं 2 घंटे का है, कहीं 5 घंटे का है, कहीं 40 घंटे का है, और ये जो है वो 50% जो हमारे प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो सब प्लांट का हाल है। तो कई राज्यों ने अपने जो भी यूजर्स हैं उनको ऑलरेडी वार्निंग देना शुरू कर दिया है कि भाई आप कम करें, आपका यूज कम करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आप कोल इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, बाकी का काम कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में तो आप अपनी डिमांड ही कम कर सकते हैं। तो मैं दिनेश आपने भाई भी को सुना यही बोल आपने सकता भी हूँ, सुना आपने भी सुना बिजली बचानी शुरू कर दी है ऑफिस में। मैं आप देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पहुंच रहे हैं इतनी बार अपना, तो मैं समझ रहा हूँ आपने भी एसी थोड़ा सा हल्का चलाया है बिल्कुल कि भाई नहीं, मैं एसी वैसे बंद 24 बंद का कर दिया टेम्परेचर है। रखता हूँ, अब 26 का रख रहा हूँ और आप पहुंच रहे हैं। तो हम सब मैं क्या डिमांड साइड पे जो है वो इनिशिएटिव जो हमारे से हो सकता है वो यही हो सकता है। मैं सवेरे ही वाइफ को बोल रहा था, मैंने कहा भाई ये एसी कम करो, अभी थोड़ा सा अपना पंखा चलाएं। तो हम लोग थोड़ा सा कॉन्शियस होके ये करने लगे। पर मैं समझ रहा हूँ कि साथ में हम सबको मिलके डिमांड साइड पे थोड़ा सा काम करें, पर डिमांड साइड पे इंडिविजुअल पे आप जो भी काम करेंगे, मैं समझ रहा हूँ पूरी इकोनॉमी को स्लो डाउन करेगी, क्योंकि हम सब एक डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्री है वो डिमांड को रिप्रेजेंट करे। यदि इंडस्ट्री को आप पावर नहीं देंगे वो सप्लाई कहाँ कर पाएगी? जैसे आपने कहा कोई इंपोर्ट के, आपके पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर है, बाहर से ऑर्डर है, और आपको पावर नहीं मिल रहा है या बहुत महंगा पावर मिल रहा है, तो आप कैसे वहां कॉम्पीट कर पाएंगे, क्या सप्लाई कर पाएंगे आप? आपके शिपमेंट टाइम पे नहीं पहुंचा पाएंगे, और उसके कारण जो असर पड़ेगा, मैं और आप तो अपना पसीना पहुंच भी लेंगे, पर यदि इंडस्ट्री को पसीना आ गया तो हमारी पूरी इकोनॉमी पे इसका असर पड़ेगा। और पावर तो लाइफलाइन है, उसके बगैर लोग प्रोड्यूस क्या करेंगे, जिएंगे क्या? इट इज इवन ऑन ईज ऑफ लिविंग, क्योंकि यदि आपके पास पावर नहीं है तो हम पावर पे सब इतने डिपेंडेंट है। और सिर्फ पावर ही नहीं, जैसे आपने कहा, आपका जब यदि पेट्रोल डलवाने जाते हैं, और बॉम्बे में तो 110 भाव हो गया है, यहाँ 100 को क्रॉस कर गया है, तो ये सब चीजें आपकी ईज ऑफ लाइफ को पूरा नीचे ले आती है, हम सबको असर करती है। रोजी रोटी वाले हमारे जो दर्शक है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि यदि आप तक कोई पावर कट की बात नहीं पहुंची है अब तक, क्योंकि आप बॉम्बे में रहते हैं, फॉर्चुनेट है, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में रहते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ असर कम होगा, पर जो जो और जगह पे रहते हैं वो तैयार रहे कि आज नहीं तो कल ये चीज हो सकती है। और इसके लिए जो जो तैयारियां करनी है, जो जो अपने आप को थोड़ा सा रिकैलिब्रेट करना है, वो करने की
एक आवश्यकता मुझे दिख रही है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं कुछ चीज़ें और जोड़ देता हूँ यहाँ पर अपने दर्शकों की ख़ास तौर से जानकारी के लिए कि चाइना ने हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी एक सोर्स हो सकता है भारत का एक स्ट्रॉन्ग सोलर और विंड के अंदर जहाँ कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने अपनी सारी सप्लाईज़ को जो कई गीगावाट के हमारे पावर प्लांट्स थे उसको डिले कर दिया है कि हमारे पास सप्लाईज़ नहीं है, प्रोडक्शन बंद है। इसके अलावा चाइना के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा कंटेनर्स बनाने की जो 3 बड़ी कंपनियाँ चाइना की ही हैं और मेजॉरिटी ऑफ कंटेनर्स वही बनते हैं, तो उनका इतना स्लो डाउन है, वो नए देने के लिए इस टाइम काबिल नहीं है। दुनिया में कंटेनर्स अवेलेबल नहीं है। फ्रेट रेट, समुद्री फ्रेट रेट्स 4 गुना से ज़्यादा वहाँ पर बढ़ चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे साथ इस टाइम इंडिया में हो रही हैं, वो सारे के सारे कोयले के क्या कहते हैं व्यापार से मिसमैनेजमेंट पे डिपेंड करती हैं, कि ये मिसमैनेजमेंट है। एक बहुत बड़े शख्सियत थे दुनिया के जिनका नाम था नेपोलियन। नेपोलियन साहब ने एक बात कही थी, मैं दर्शकों को बता दूं इससे पहले मैं अगला प्रश्न करूं नयन भाई से। उनका कहना था कि जो वीक कमांडर्स होते हैं, कमजोर कमांडर होते हैं आर्मी के, वो हमेशा टैक्टिक्स की बात करते हैं, हमेशा टैक्टिक्स की बात करते हैं और जो समझदार जो एकदम फुल ऑफ विजडम कमांडर्स होते हैं, वो लॉजिस्टिक की बात करते हैं। यहीं पे हमने मार खाई है। हम शायद क्या कहते हैं ना कि एक पूरी टैक्टिक्स में लगे रहे कि हम सुधार लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन जो हमारी सबसे कमजोर कड़ी थी, वो लॉजिस्टिक है। हम उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, हम उसको एंटिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि अल्टीमेटली जब समुद्री व्यापार कर रहा है तो कंटेनर कहाँ से आएंगे, जहाज कहाँ से आएंगे, फ्रेट रेट को कैसे मैनेज करेंगे। इंडिया के अंदर जो फ्रेट रेट्स हैं, आपके जहां पे प्रोडक्शन सेंटर है वहां से पोर्ट में जाने के, वहां पे किराया 1.5 गुना 2 गुना बढ़ जाता है, उसको कैसे मैनेज करेंगे। सारी की सारी सप्लाई सप्लाई चेन्स की जो समस्या है वो लॉजिस्टिक में आती है। चाइना बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा था, अभी जूझ रहा है। उससे पहले उसकी कामयाबियां उसकी लॉजिस्टिक के अंदर थी, सारी की सारी की लॉजिस्टिक बेहतरीन था, इसलिए कामयाब थे। वियतनाम इसलिए बेहतरीन की लॉजिस्टिक बेहतर है, या थाईलैंड या ताइवान, लॉजिस्टिक के कारण सिर्फ हम वही चूक जाते हैं, हम लॉजिस्टिक के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और नयन भाई, मूल प्रश्न पे आते हैं, क्या करना चाहिए। अब समस्या सबको पता है, यहाँ पर एवरीबॉडी नोज व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। चाइना जूझ रहा है, यूरोप में 3 गुना दाम बढ़ गए हैं बिजली के और गैस के, अभी सर्दियां आ रही है तो बहुत बुरे हालात होने वाले हैं वहां पर। इसको मैनेज कैसे किया जाए। मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग इंडिया में बैठे हैं तो एक हम एडवांटेजियस सिचुएशन में हैं, इसलिए कि हमारे पास जो है वो रिजर्व्स कोल के बहुत ही बढ़िया है और हमारे पास वी आर सिटिंग ऑन वास्ट रिसोर्सेज ऑफ कोल विच आर अंडरग्राउंड। पर पर सर वो सारे हमने मिसमैनेज हैं, मिसमैनेजमेंट का शिकार है। पर क्योंकि आप बोल रहे हैं कि अब क्या करें, तो मिसमैनेजमेंट से मैनेजमेंट की शुरुआत तो करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट से दैट हाँ, यू आर मिसमैनेजिंग एंड यू विल मिसमैनेज फॉर एवर एंड दैट थिंग्स वुड स्टिल बी ओके। देखिए, आपको समझ आ गई, ठीक है, आपने अब तक किया, कोई तरीके से चल गया, आपको बड़ी कोई भी क्राइसिस नहीं आई, क्योंकि आपके यहाँ कोई तकलीफ थी तो आप इंडोनेशिया से ले आए। बाकी के ग्लोबल फैक्टर्स आपको कहीं मदद कर गए, कहीं इकोनॉमी का स्लो डाउन मदद कर गया, कहीं ग्रोथ थोड़ा सा कम हो गया और आपकी कमियां थोड़ी सी ढक गई। पर जबकि अब सेम सिचुएशन आपकी हर जगह पे हो रही है और आपने जैसे कहा सिर्फ एक ही एनर्जी बास्केट में नहीं, हर जगह पे ये हो रहा है कि क्रूड पे भी ये हो रहा है, गैस पे ये हो रहा है, आपके कोयले पे ये सिचुएशन। मैं समझ रहा हूँ कि हमारे एडवांटेजेस क्या है और जिस पे हम लोग बिल्ड करें। जैसे आपने कहा कि इसका सोल्यूशन क्या है, मैं सोल्यूशन ये देख रहा हूँ कि कोल इंडिया लिमिटेड पे हमारी जो डिपेंडेंस है वो कम से कम करें। मैं समझ रहा हूँ कि कोल इंडिया पे हम लोगों ने ऑलरेडी 1-2 साल से वो एक्ट पास किया है, हम लोग अब प्राइवेट कंपनीज को अलाउ करने लगे हैं। उसको एकदम एक्सिलरेटेड वे से ऐसा करें कि कोल इंडिया लिमिटेड से हमारा जो कोल का सोर्स है वो कहीं 20-25% पे आ जाए। बाकी के यदि प्राइवेट सेक्टर के लोग कोल में आते हैं तो मैं समझ रहा हूँ उसके कारण एफिशिएंसी आएगी, उसके कारण वो लोग पूरा सोच के अप टू द टाइम कोल इज एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोवाइडेड वो सबका सोचेंगे और मैं समझ रहा हूँ कोल इंडिया लिमिटेड को भी एक कॉम्पिटिशन मिलेगी। तो मैं एक तो ये समझ रहा हूँ कि कोल पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है, रिजर्व। देखिए, आज रिजर्व ही नहीं होते तो क्या करते, तो इसीलिए रिजर्व्स हैं। तो अब इसको कैसे आपको ठीक से मैनेज करना उसको सीखना पड़ेगा और जैसे आपने कहा लॉजिस्टिक्स भी देखना पड़ेगा। सब आपने बना लिया वही जरूरी नहीं है, आपके कोल जहाँ रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंचाओगे कैसे उसको, उसको रेक से पहुंचाएंगे क्या, आपके लिंकेजेस बैठाएंगे आप, यदि क्या
जल मार्ग से इनको ले जा सकते हैं ताकि वो एफिशिएंट हो जाए। आपकी नदियाँ वगैरह जो है उसका भी कोई उपयोग कर सकते हैं कि सिर्फ आप सड़क पे या सिर्फ आप रेल पे निर्भर करेंगे। तो इसको एक होलिस्टिकली सोच के मैं समझ रहा हूँ कि हमारा कोल रिजर्व्स है उसका एडवांटेज हम लोग बिल्डअप करें, वो एक बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैं समझ रहा हूँ कि इंडिया तो एक आइडियाज़ का भी देश है, तो हम यदि सोलर की बात कर रहे हैं तो हम सोलर में इसीलिए पीछे है कि हम लोग उसका स्टोरेज नहीं कर पाते। हम लोग बना तो लेते हैं पर उसका है कि दिन में बनाओ रात को यूज करो, कैसे स्टोर करोगे? तो स्टोरेज का उसका जो बॉटलनेक है, हम लोग सोलर के प्रति इतने एग्रेसिव जा रहे हैं, तो उसके साथ स्टोरेज का कोई सोल्यूशन निकाले। मैं जो जो कॉलेजेस में इन्वॉल्व हूँ वहाँ मैं अपने लड़कों को बोलता हूँ कि आप इसका कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकालिए ताकि स्टोरेज जो है वो इनएक्सपेंसिव हो और सोलर पावर आप ऐसे करके स्टोर करके रख सके ताकि इट्स यूसेज वुड इंक्रीज। अभी ये सब करके भी हमारा कोल पे डिपेंडेंस और कोल से जो पावर प्रोड्यूस होता है उस पर डिपेंडेंस हमारा आज भी 70% है। तो उसको कैसे कम करें? हम लोग जो सोलर पे काम किया है उसको विंड के बहुत लिमिटेशंस है, पर सोलर में मैं समझ रहा हूँ कि हमने एक अच्छा काम किया है अदर देन द स्टोरेज। उसमें जो अभी स्टोरेज है वो इतना एक्सपेंसिव है कि पूरी सोलर की ऑल्टरनेटिव को थोड़ा सा वीक कर देता है। तो उस पर काम करना जरूरी है। मेरे ख्याल से हमारे जो बड़े बड़े ग्रुप्स है अभी रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत फोकस्ड है और मैं समझ रहा हूँ कि उसमें जो ये वीक लिंक है, अगेन है जैसे आपने कहा, पूरी कोई भी चेन इतनी ही स्ट्रांग होगी जितनी की उसकी वीकेस्ट लिंक है। तो सोलर में मैं समझ रहा हूँ वीक लिंक हमारी है स्टोरेज। स्टोरेज पे हम लोग यदि काम करते हैं तो आई थिंक वी विल बी एबल टू डू समथिंग बेटर एंड वील प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव। तीसरा मैं समझ रहा हूँ कि गैस गैस का भी हमारे यहाँ एटलीस्ट एक सिचुएशन ऐसी है कि पूरे एनर्जी बास्केट में गैस इज अ क्लीन फ्यूल और हम लोग उसको इतना ज्यादा यूज नहीं कर पाते हैं। हमने अपनी अगली चर्चा में भी मेरे ख्याल से रोजी रोटी पे ही जिक्र किया था कि एटलीस्ट हम लोग 15% के आसपास यदि अपने गैस के बास्केट को ले आए तो हमारा अभी अभी एनर्जी जो पूरा 6% है। बास्केट है अभी अभी 6% है। 6%। हाँ, तो उसको कहीं 15 पे भी ले आए तो आई थिंक देन इट वुड बी एटलीस्ट अराउंड द ग्लोबल एवरेज ऑफ व्हाट गैस इज कंट्रीब्यूटिंग ग्लोबली। तो हम लोग एटलीस्ट वहां तक यूरोप में 25 और 40% के बीच है हाँ उसका। हाँ कहीं कहीं तो बिल्कुल आई थिंक, पर हम लोग एटलीस्ट ग्लोबल एवरेज पे तो आए और फिर तो अगेन जैसे आपने कहा यूरोप वगैरह जहां जहां है वहां हम लोग और भी थोड़ा सा करें, पर एटलीस्ट इन शॉर्ट एंड मीडियम टर्म हम लोग गैस को हमारे एनर्जी बास्केट में अपनी जो एक जुडिशियस जगह है वो दे एंड वी काइंड ऑफ ड्रॉ फ्रॉम देयर। आई थिंक कि ये थोड़ा सा हम लोग कर ले, कोल का प्रोडक्शन में थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म और प्राइवेट सेक्टर को लाएं, लिंकेजेस अपने दुरुस्त कर लें और हम लोग तब तक क्या है कि डिमांड साइड को मैनेज करके हम लोगों को चलाना पड़ेगा क्योंकि कल को सप्लाई कम हो जाएगी तो हम लोग डिमांड कैसे कैसे हमारी जो कभी कभी जैसे नॉन प्रोडक्टिव डिमांड हो, जैसे आप यदि कहीं कोई गलती से बिजली का अपना बल्ब छोड़ देते हो खुला या कोई, हम तो वैसे करते नहीं है क्योंकि लाइट का बिल आता है तो हर एक पहली को हमको भरना पड़ता है तो हम सबको थोड़ा सा करता है, तो वी आर एनीवे वेरी कॉन्शियस। पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी पे लाएं। हमारी इंडस्ट्री जो है वो कंटिन्यूअसली छोटे छोटे यूनिट से वो भी एनर्जी ऑडिट करवाएं, अपना एनर्जी का कंजम्पशन चेक करते रहे। मैं कई यूनिट्स में एडवाइस करता हूँ, वहां मैं देखता हूँ कि एनर्जी एटलीस्ट उसमें 10% का सेविंग हमारा हो सकता है बाय जस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ द एनर्जी एंड बाय डूइंग रेगुलर एनर्जी ऑडिट एंड इम्प्रोवाइजिंग। तो मैं समझ रहा हूँ हम सबको साथ मिलकर इस पे काम करना पड़ेगा और तब जाके मैं समझ रहा हूँ कि हम इसको कोई सिचुएशन का समाधान ढूंढ पाएंगे। दर्शकों, मैं नयन भाई की बात को जरा सा आगे बढ़ा के कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा। हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि अमेरिका हो या यूरोप हो, इसमें एक सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द पावर, इवन जापान के अंदर, न्यूक्लियर पावर से आता है। और इंडिया में न्यूक्लियर पावर एकदम से स्टैग्नेंट चल रहा है। यहाँ पर कोई नई योजनाएं नहीं आ रही हैं, कोई नए रिएक्टर्स की बात नहीं हो रही है, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे लगता है कि जैसे हमने न्यूक्लियर पावर को अबंडन कर दिया है और ना चर्चा है, ना उसके ऊपर कोई समझौता, कुछ नहीं है। आज जबकि इंडिया की ऐसी परिस्थिति है कि रशियन रिएक्टर के अलावा अगर चाहे तो बिजली के लिए अमेरिका से भी पूरी की पूरी प्रौद्योगिकी, जिसको कि आप टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो ले सकता है। लेकिन मुझे उस ओर कोई कोशिश होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आज कुछ करेंगे तो 10 साल बाद उसका प्रोडक्शन आएगा, आज नहीं आएगा। दूसरी बात, एंजेला मार्केल से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। दुनिया में वो महानतम लीडर क्यों थी? क्योंकि बाइडेन साहब भी जब राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति बनने के बाद उनसे पूछा गया कि वो सबसे पहले किससे बात करना चाहेंगे, तो उनका जवाब था कि मैं सबसे पहले एंजेला मार्केल से बात करना चाहूंगा।
उनका रुतबा इतना बड़ा है कि 20 सालों में शायद वो, मुझे लगता है कि कोल के बाद सबसे बड़ी लीडर हुई हैं, और एक तरह से उनको भी एक आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अमेरिका के और कई देशों के विद्रोह और विरोध के बावजूद भी रशिया के साथ समझौता किया गैस को बाल्टिक सी के अंदर से लाने का, और लंबी पाइपलाइन है, लेकिन वो एक ऐसी लेडी थी जो अपने कन्विक्शन पे चलती थी, भरोसे पे चलती थी। अमेरिका का विरोध भी करना उन्हें मंजूर था, क्योंकि वो एक ऐसी लेडी थी जो ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक के बीच में कॉम्बिनेशन कैसे बिठाना है, वो एंजेला मार्केल से कोई सीखे। तीसरी बात, भारत के पास तापी की पाइपलाइन थी, जो कि तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होके आना था, वो खत्म हो गया अफगानिस्तान के जाने से। इसके अलावा जो बाकी पाइपलाइन की, जो ईरान से पाकिस्तान होके आना था, वो भी खत्म हो चुका पाकिस्तान में समस्या के कारण। लेकिन हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसको हमने, जो टेबल पे होके हमने उसको नकारा है, वो है चबहार पोर्ट हमने डेवलप किया था, और चबहार पोर्ट से हम गुजरात तक एक 1300 किलोमीटर का सी लिंक पैदा कर सकते थे पाइपलाइन का, सिर्फ 10-12-15 हजार करोड़ की लागत से नीचे से पाइपलाइन बिछा के, और हम यहाँ पर गैस ला सकते थे ईरान डायरेक्टली, जिसमें ना बीच में अफगानिस्तान होता, ना बीच में कहीं पे पाकिस्तान होता, कुछ नहीं होता था, और हमको एनफ गैस मिल सकती थी। पर शायद हम हर जगह, क्या कहते हैं ना, कि एक लॉजिस्टिक चूक कर जाते हैं, एक लॉजिस्टिक ब्लंडर कर जाते हैं, और वो हमने यहाँ भी किए हैं। ये छोटी सी चीजें मैंने यहाँ पर भी ऐड कर दी हैं। ऊपर से मैं एक चीज ऐड और करना चाहूंगा दिनेश भाई, जी मैं सर। अभी 2-3 वीक पहले फ्रांस में था, और फ्रांस इज यूजिंग एटॉमिक एनर्जी सो मच, उनके पावर प्लांट जो है वो सब एनर्जी पे, मतलब सब एटॉमिक पावर पे डिपेंडेंट है। तो उनका तो क्या है, हमारा जो हम लोग कोयले पे है, वो तरह का उन्होंने अपना डिपेंडेंस एटॉमिक पावर काइंड ऑफ जनरेशन पे कर दिया, और उसका बहुत फायदा उनको मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे दर्शक मित्रों आपसे विदा। और नयन भाई ने जो बातें की, बहुत बड़ी बात कही है और बहुत उचित बात कही है, कि कहीं ना कहीं हम कई चीजों को भूल जाते हैं जिन्हें हम कर सकते थे, हम नहीं करते हैं, और हमेशा हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो नहीं हो पा रही हैं। न्यूक्लियर एनर्जी आपके हाथ में थी, आप नहीं कर रहे हैं। चबहार से पाइपलाइन लानी थी, आप कर सकते थे, आप नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हम कर सकते थे, लेकिन हमारी प्रायोरिटी शायद कहीं और चली जाती है। खैर, ये विषय इतना बड़ा विषय है कि मैं घंटों बात करूं तो भी शायद ये विषय समाप्त ना हो, लेकिन समय की बाध्यता है, मेहमानों के समय की बाध्यता है, और सुबह-सुबह मैंने नयन भाई का काफ़ी टाइम ले लिया है आज। तो आज वैसे भी उनको भी काफ़ी कार्य हैं, ऑफ़िस में भी हैं वो, तो मैं समझता हूँ कि अब उन्हें भी अपने कार्य में लिप्त हो जाना चाहिए, और मैं भी अपने कार्य से आगे बढ़ता हूँ। दर्शक मित्रों, दीजिएगा आज्ञा, और बहुत जल्दी मुलाकात होगी अगले मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। और नयन भाई, आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच।